सफलता का एकमात्र जरिया। GRD एजुकेशन एकेडमी आपको रखे हमेशा सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GRD एजुकेशन एकेडमी में। जैसा कि हमने मिट्टी का पार्ट फर्स्ट कराया है, आज हम पार्ट सेकंड की बात करेंगे, दूसरे भाग की बात करेंगे। और इसमें हम शुरुआत करते हैं, सीधे टॉपिक पर चलते हैं, वो है हमारी काली मिट्टी। काली मिट्टी की जो विशेषताएं हैं, उसके करैक्टर है या बाकी की चीज़ें उसकी एग्ज़ाम पर्पज़ से आती है, उसको हम काफ़ी डेप्थ से पढ़ेंगे और पहले उसको समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पर काली मिट्टी विद्यमान है। और देखते हैं दोस्तों, तो काली मिट्टी बनती कैसे है। काली मिट्टी, जब काली मिट्टी की बात करते हैं, हम देखते हैं कि काली मिट्टी का जन्म ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। अब ये देखते हैं, ये हमारी पृथ्वी की सतह है और सतह है, यहाँ पर पृथ्वी के अंदर एक लावा है। ये लावा मैग्मा बोलते हैं, जिसको मैग्मा है। जो मैग्मा है, इसके प्रेशर से ये चट्टानों को तोड़ते हुए ऊपर बढ़ेगा, इसको ज्वालामुखी प्रक्रिया कह रहे। और ये चट्टानों को तोड़ते ही जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये पृथ्वी के ऊपर आकर ऐसे फैलने लगेगा। ऐसे फैलने लगेगा। पर कुछ लावा, कुछ मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही फैल जाएगा और कुछ भारी लेयर और अंदर के लावा के मध्य फैलेगा। और ये लावा, कुछ लावा बाहर निकल आएगा और ये पृथ्वी की सतह पर फैल जाएगा और एक मैदान का रूप धारण कर लेगा। ये जो पृथ्वी की सतह पर फैलेगा, अब हम ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के तहत जो अंदर का मैग्मा था, पिघला मैग्मा था, उसको ग्रेनाइट कहते हैं। ग्रेनाइट, उसको क्या कहते हैं? ग्रेनाइट कहते हैं। जो बाहरी लेयर और अंदर की ग्रेनाइट के मध्य स्थित है, उसे डोलोराइट कहते हैं। डोलोराइट कहते हैं। और जो मैग्मा बाहर निकलकर हवा के संपर्क में आकर फैल जाता है, उसको हम बेसाल्ट कहते हैं। इसी बेसाल्ट की चट्टानों के टूटने से, इसी बेसाल्ट की चट्टानों के टूटने से हमारी काली मिट्टी का जन्म होता है। तो देखा दोस्तों, ये जो मैग्मा, पिघला हुआ मैग्मा था, बाहर आके जब धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पर ठंडा होने लगा, इसको बेसाल्ट कहते हैं। और ठंडे होने के बाद इसी से ही टूट फूट के द्वारा ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। अब देखेंगे हम भारतवर्ष में किसी क्षेत्रों में ये काली मिट्टी का विकास होता है। अब हम देखेंगे, मैपिंग के थ्रू देखते हैं। देखते हैं भारत के मैप में कि जिसको हम दक्कन का
पठार कहते हैं, दक्कन का पठार कहते हैं। अरे इसे रोकना पड़ेगा यार, वो सारी आवाज़ आ रही है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि भारत के मानचित्र में किस क्षेत्रों में हमारी काली मिट्टी पाई जाती है, उसको देखते हैं। हमारा जो ये दक्कन का पठार है, ये दक्कन के पठार जो मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, गुजरात का और आंध्र प्रदेश का और मोस्टली हिस्सा इसमें महाराष्ट्र का आता है। तो सबसे बड़ा एक क्षेत्रफल दक्कन के पठार का महाराष्ट्र में है और ये कर्नाटक तक जाता है, कर्नाटक के बीजापुर तक जाता है। तो हम देखते हैं कि ये क्षेत्र एक क्षेत्र काली मिट्टी का एक क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि इसका निर्माण लावा के द्वारा हुआ, जो बेसाल्ट की चट्टानों के टूटने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। और इसको दक्कन का पठार, जिसका अधिकांश हिस्सा महाराष्ट्र में पड़ता है, इसका अधिकांश हिस्सा महाराष्ट्र में पड़ता है। और यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा और कर्नाटक के इस एरिया में बड़ी मात्रा में कपास की खेती होती है, इसीलिए काली मिट्टी को हम कपासी मिट्टी भी कह देते हैं। और इसका एक और एक क्षेत्र पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आप बुंदेलखंड से नीचे अरावली के नीचे का एक क्षेत्र, जो हम मालवा के क्षेत्र कहते हैं, वो भी एक काली मिट्टी का एक क्षेत्र है। काली मिट्टी का एक क्षेत्र है मालवा का पठार। अब हम देख सकते हैं हमारी काली मिट्टी मुख्य रूप से दक्कन के पठार और मालवा के पठार में पाई जाती है। काली मिट्टी की जब हम विशेषताओं को देखते हैं तो काली मिट्टी का एक्चुअली जो रंग होता है टिटानीफेरस मैग्नेटाइट, टिटानीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। और काली मिट्टी के सिकुड़ने से दरारें आती है और यह मिट्टी गीली होने पर फूल जाती है। क्योंकि इसमें जल धारण करने की सबसे ज़्यादा क्षमता भी होती है। अब आप देखोगे ये मिट्टी है, ये सूखी और सूखने के बाद में इसमें ये दरारें आ चुकी, जो आप दिखाई दे रही है, ये बीच में दरारें हैं। आपने कभी देखा होगा सूखे के मौसम में दक्कन के किसान अक्सर कर ये पोज किसी भी समाचार पत्रों में आपको देखने को मिल सकता है कि एक बूढ़ा किसान खेत में बैठा है और उसके आसपास दरार लिए हुए मिट्टी का एक क्षेत्र मिल जाएगा। तो ये दरारें आ जाती हैं इसके सूखने के बाद। तो हम देखते हैं कि काली मिट्टी सूखने के बाद में दरारें आती है और जब ये गीली होती है तो फैलने लगती है। तो ये सब काली मिट्टी की एक प्रमुख विशेषता है। मुझे जैसे कि विदित है कि ये काली मिट्टी स्वतः कृष्य या स्वतः जुताई वाली होती है, क्योंकि इसके अंदर मैंने पहले बताया दरारें आ जाती है। तो दरारें आने से अंदर तक वायु जाती है और ये भुर जाती है, इसीलिए इस मिट्टी को स्वतः कृष्य या स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। सेकंड भाग है कि कपासी, रेंगुर और क्रेल मिट्टी। दक्षिण भारत में इसको रेंगुर और उत्तर प्रदेश में इसको क्रेल मिट्टी कहा जाता है। दक्षिण भारत में रेंगुर मिट्टी और उत्तर प्रदेश में इसे क्रेल मिट्टी कहा जाता है। और साधारण रूप से कपास की ज़्यादा पैदावार होने के कारण इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको चेर्नोजम मिट्टी कहा जाता है। आपने सुना होगा कि एक देश है यूरोप में यूक्रेन में बड़ी मात्रा में धान की और गेहूं की खेती होती है और गेहूं की खेती इसी काली मिट्टी पर होती है। उस मिट्टी को हम चेर्नोजम
कहते हैं इसको, क्योंकि ये लावा जो बाहर आके बेसाल्ट के रूप में परिवर्तित होता है उसके टूटने फूटने से बना, इसीलिए इस मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है। और इसका, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, इसका सर्वाधिक विस्तार दक्कन के पठार में है और दक्कन का पठार का अधिकांश भाग महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, इसीलिए सर्वाधिक विस्तार में यह है महाराष्ट्र में आती है। लाल मिट्टी, जैसे कि हमें ज्ञात है कि लाल मिट्टी का निर्माण आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जो ग्रेनाइट है उसके टूटने और फूटने से बना। जो ग्रेनाइट है उसकी चट्टानों के टूटने से आर्कियन या धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उनसे लाल मिट्टी का निर्माण होता है। और जैसे फेरिक ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। लाल मिट्टी हाइड्रेट फॉर्म में, लाल मिट्टी अगर गीली हो जाए हाइड्रेट फॉर्म में तो वो सूखने के बाद ये पीली मिट्टी का रूप धारण करती है। दोस्तों, अब हम भारतीय मिट्टियों में लेटेराइट मिट्टी की बात करते हैं। और लेटेराइट मिट्टी का मैं एक बहुत आसान सी ट्रिक बताता हूँ कि लेटेराइट मिट्टी को याद कैसे करना है। वैसे तो मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, जैसे मैंने दिखा भी है। वो 3 क्षेत्र है पश्चिमी घाट, उड़ीसा तट और शिलोंग का पठार। अगर हम देखेंगे और लेटेराइट मिट्टी को कैसे याद करना है तो हम देखते हैं, एक सिंपल सी ट्रिक याद रखो कि इंसान लेटना कहाँ पसंद करता है। लेटना अगर कोई इंसान पसंद करेगा तो वो होगा तट। तो तटीय क्षेत्रों में, कहने का तात्पर्य है कि तटीय क्षेत्रों में हमारी लेटेराइट मिट्टी मिलती है। जैसे सर्वाधिक मात्रा में अगर लेटेराइट मिट्टी किसी राज्य में पाई जाती है वो है हमारा केरल, और उसके बाद महाराष्ट्र में लेटेराइट मिट्टी मिलती है। तो ये जो आप देख रहे हो ये हमारा सह्याद्री पर्वतमाला है, ये आगे बढ़ते हुए पश्चिमी घाट को कवर करती है। तो इसी के तटीय क्षेत्रों में आप देखते हैं तो लेटेराइट, और इसी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में समुद्र तट मिलते हैं जो अपने पर्यटकों के लिए जाने जाते हैं। तो अब देखते हैं हमारे पश्चिमी घाट में सर्वाधिक मात्रा में लेटेराइट मिट्टी मिलती है। और उसके बाद देखें तो उड़ीसा तट आता है हमारा। उड़ीसा तट की बात देखते हैं तो ये उड़ीसा तट है, उड़ीसा तट। इस उड़ीसा तट का दूसरा नाम ही उत्कल तट भी है, उत्कल तट है। और एक और प्रदेश है जो है हमारा शिलोंग का पठार। इस शिलोंग के पठार को, ये जो शिलोंग का पठार है हम देखते हैं, शिलोंग का पठार, शिलोंग, ये मिट्टी ये ब्रह्मपुत्र घाटी में भी कुछ मात्रा में मिलती है। तो शिलोंग के पठार में ये मिट्टी भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो अब हम देखते हैं हमारे ये जो 3 क्षेत्र है, पश्चिमी घाट हमारा पूरे पश्चिमी घाट में सर्वाधिक मात्रा में केरल में, केरल तट जिसको मालाबार तट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केरल तट का दूसरा नाम क्या है? मालाबार तट। और उड़ीसा के तट को, ये जो उड़ीसा का तट है इसको कोंकण तट भी कहते हैं, कोंकण तट भी कहते हैं। इस प्रकार हम अगर प्रश्न आए कि किस तट पर सर्वाधिक मात्रा में लेटेराइट मिट्टी मिलेगी तो हम लिखेंगे उत्तर, उसका आंसर लिखेंगे मालाबार तट। और ये कहने लगे कि महाराष्ट्र में किस तट पर सर्वाधिक मात्रा में लेटेराइट मिट्टी मिलती है तो वो है कोंकण तट या दूसरे नंबर पर। अब हम देखते हैं, ये तो विस्तार की बात हुई, तो ये किस परिस्थितियों में सर्वाधिक। अब ये देखते हैं कि इस पश्चिमी ही घाट में सर्वाधिक मात्रा में ये मिट्टी क्यों मिलती है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि पश्चिमी घाट में हमारे 200 सेंटीमीटर से औसतन अधिक वर्षा होती है, और जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक औसतन वर्षा होती है वहाँ पर इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। और साथ साथ क्योंकि दक्षिण भारत, जिसको हम प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं, भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण यह उच्च तापमान भी रखता है। तो इसमें दोनों ही कंडीशन और वहीं निक्षालन की क्रिया होती है जिससे वो
चट्टाने टूटने से और पानी के साथ रिसने के साथ में ये क्रिया होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लेटेराइट मिट्टी बड़ी मात्रा में इस तट पर पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी 3 प्रकार की होती है। लेटेराइट मिट्टी, पहली जो लेटेराइट मिट्टी है लाल, दूसरी सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी और तीसरी भूमिगत जलवायु लेटेराइट मिट्टी। और लाल जो लेटेराइट मिट्टी होती है वो कम उपजाऊ होती है, और क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड व पोटाश की प्रचुरता होती है जो उपजाऊपन को कम करते हैं। दूसरी लेटेराइट मिट्टी है सफ़ेद, इसका वाइट या सफ़ेद कलर कैओलिन एक पदार्थ होता है। कैओलिन, इस मिट्टी के अंदर कैओलिन एक पदार्थ होता है जिसके कारण ये सफ़ेद रंग की होती है। भूमिगत जलवायु, ये जो फेरिक ऑक्साइड इस मिट्टी में पाया जाता है वो वर्षा काल के दौरान वो रिसकर जमीन के नीचे चले जाता है, जिससे इसकी ऊपर की जो लेयर होती है वो नीचे चले जाएगा। जो ऊपर की लेयर है ये उपजाऊ हो जाती है। तो इस प्रकार देखते हैं लेटेराइट मिट्टी 3 प्रकार की होती है और ये लेटेराइट मिट्टी इस प्रकार पूरी होती है। दोस्तों, अब भारतीय मिट्टियों में अगली मिट्टी है हमारी क्षारीय मिट्टी, जिसको लवणीय मिट्टी भी कहा जाता है। इसको रेहे, कल्लर, ऊसर भी कहा जाता है। जैसे हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, और इस उत्तर प्रदेश में इसको, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको, इस क्षेत्र में कल्लर भी कहते हैं। कल्लर ऊसर भी कहा जाता है, कल्लर ऊसर। इसमें सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की अधिकता होती है। सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की अधिकता होती है। नाइट्रोजन व चूने की कमी होती है, इसी कारण यह मिट्टी अनुपजाऊ की तरफ बढ़ती है। इसमें नारियल व ताड़ की खेती बड़ी मात्रा में होती है, क्योंकि ये डेल्टाई क्षेत्रों या तटीय क्षेत्रों जहाँ पर पानी रुकता है, ऐसे क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पाई जाती है। इसके पानी की जगह जैसे मैंने कहा है गुजरात का पूर्वी दक्षिणी हिस्सा, दक्षिण पूर्वी हिस्सा, और डेल्टाई गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, उड़ीसा तटीय, उड़ीसा डेल्टा, उड़ीसा डेल्टा क्षेत्र, और सुंदरबन डेल्टा। इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं गुजरात गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, उड़ीसा का डेल्टा प्रदेश और सुंदरबन में बड़ी मात्रा में ये मिट्टी पाई जाती है। अगली मिट्टी है पिटमय या जय मिट्टी। जैसे नाम से ही पता लगता है, पिटमय ऐसी मिट्टी जो बार बार दबने से या जैव पदार्थों के मिलने से मिट्टी बनती है, वो मिट्टी पिटमय या जैव, क्योंकि वनस्पति मिलती है इसीलिए इस मिट्टी को जैव मिट्टी भी कहा जाता है। ऐसी मिट्टी उच्च आर्द्रता, जहाँ पर उच्च बड़ी मात्रा में नमी होती है या पानी पाया जाता है, आर्द्रता, नमी या पानी वाले क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। जैसे हमने देखा कोट्टायम, केरल के कोट्टायम, और ये कावेरी के डेल्टा क्षेत्रों में, उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में, बिहार के पानी भराव वाले क्षेत्रों में, और ये मैंने बताया तमिलनाडु के क्षेत्रों में, उड़ीसा और केरल। अब देख सकते हैं केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और बिहार, यह मिट्टी इन प्रमुख रूप से इन क्षेत्रों में पाई जाती है। वनस्पति के कारण ह्यूमस की अधिकता होती है, क्योंकि इसकी बड़ी मात्रा में इसमें वनस्पति मिलती है
इसीलिए इसे जैव मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी काली व भारी होती है क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में वनस्पति मिलती है, इसीलिए यह मिट्टी काली हो जाती है। केरल के कोट्टयम जिले में दलदली क्षेत्रों में, मैंने जैसे बताया केरल ये कोट्टयम जिला है, और दलदली क्षेत्रों में बिहार का जो दलदली क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल दलदली क्षेत्रों, उड़ीसा और तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है मुख्य रूप से। अगली भारतीय मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी, जिसको वनीय मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि इस मिट्टी का विकास वनों में होता है, इसीलिए इसको हम वनीय मिट्टी भी कहते हैं। विस्तार की दृष्टि से देखे जाए तो है मैप में चलते हैं तो देखते हैं ये हमारा जम्मू कश्मीर राज्य है, अब जो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर से लेकर और ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्य से लेकर जैसे हिमालय का विस्तार हुआ है, जम्मू कश्मीर राज्य से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक यह इस मिट्टी का विस्तार है। इसके अलावा यह मिट्टी पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वतमाला में भी बड़ी मात्रा में पाई जाती है। अब देखते हैं और हम देखते हैं कि ये मिट्टी हमारी 3000 मीटर से लेकर और 3100 मीटर के बीच भी ये मिट्टी पर्वतों में या हिमालय पर्वतों में पाई जाती है। जो शिवालिक श्रेणी से लेकर, हमारी ये शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी से लेकर और मध्य हिमालय के बीच 3000 मीटर से लेकर और 3100 मीटर के बीच में यह मिट्टी बड़े पैमाने पर पाई जाती है, जिसमें शंकुधारी वन पाए जाते हैं। जिसमें कौन से वन पाए जाते हैं? शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और इस मिट्टी का विस्तार जो हमारी शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में तराई क्षेत्र है, यूपी में तराई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ये मिट्टी पाई जाती है। इसके साथ साथ यह सह्याद्री पर्वतमाला के पूर्व और पश्चिम कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं यह मिट्टी अधिकांश तौर पर ये हमारी हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अब देखते हैं कि इस मिट्टी में, क्योंकि यह मिट्टी पर्वतों में पानी के ढाल के अनुसार चलती है, तो यह मिट्टी एक पतली परत वाली मिट्टी होती है। और इस मिट्टी में दोस्तों जीवाश्म की अधिकता होती है, क्योंकि यह वनों के टूटे फूटे अंश इसके साथ मिलकर बैठते हैं, तो इसीलिए इसमें वनों की या वनस्पति की अधिकता के कारण यह एक जीवाश्मी मिट्टी है, क्योंकि यह उसके इसी कारण से यह एक अम्लीय मिट्टी भी है। इस अम्लीय मिट्टी होने के कारण इस मिट्टी में चाय, कहवा, चावल, मक्का आदि, विशेष तौर पर चाय और कहवा इसकी अम्लीय मिट्टी होने के कारण बड़ी मात्रा में उगाया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। इसको हम, क्योंकि यह मिट्टी अम्लीय मिट्टी होने के कारण से इसको बागानी फसल के लिए एक बहुत अच्छी मिट्टी होती है। और हम देखते हैं इस मिट्टी में सेब, नाशपाती और आलूचा के पेड़ बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों देखा आपने कि हिमाचल के क्षेत्रों में, जो हमारे मध्य हिमालय के नीचे का एक क्षेत्र है, शिवालिक के बीच का एक क्षेत्र है, उस क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर, कुल्लू मनाली के नीचे के बड़े पैमाने पर ये हमारे सेब के वृक्ष पाए जाते हैं, नाशपाती मिलती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं इस मिट्टी में, जिसको हम पर्वतीय या वनीय मिट्टी कहते हैं, हमारी सेब, नाशपाती, आलूचा, और नीचे के हिस्सों में और ढालदार जगह चाय की खेती या बागानी फसलें होती है। इसके साथ साथ में इसमें मक्का की खेती भी तराई क्षेत्रों में, जो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र है, उसमें बड़े पैमाने पर मक्का की खेती या चावल की खेती उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं ये हमारी वनीय या पर्वतीय मिट्टी पूरी होती है। दोस्तों हमारी अंतिम मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी जैसे नाम से ही पता लगता है, मरु क्षेत्र या बंजर क्षेत्र में मिलने वाली मिट्टी होती है। जब लाल मिट्टी की बात करते हैं तो लाल मिट्टी का विस्तार हम देखते हैं, ये हमारा मध्य प्रदेश है, एमपी है,
मध्य प्रदेश से ऊपर भी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और बघेलखंड में भी, जो बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार है, ये हमारा ये हिस्सा है और ये हिस्सा है, इन दोनों में भी लाल मिट्टी की प्रचुरता मिलती है। अगर हम देखें मध्य प्रदेश से लेकर और नीचे तमिलनाडु तक, तमिलनाडु तक के विस्तार में हम लाल मिट्टी को पाते हैं। लाल मिट्टी का विस्तार पश्चिमी घाट के अपेक्षा पूर्वी घाट साइड में ज़्यादा मिलता है। और हमने देखा है कि लाल मिट्टी जो हमारी सह्याद्री पर्वतमाला है उसके गिरिपादी क्षेत्र में भी, ये देखा आपने, ये हमारी, तो ये हमारी लाल मिट्टी प्रचुर मात्रा में मिलती है। और मात्रा के हिसाब से देखें तो लाल मिट्टी भारत में जलोढ़ मिट्टी के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। नंबर 1 क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 हमारी मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, और नंबर 2 क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारी लाल मिट्टी, लाल मिट्टी सेकंड लार्जेस्ट मिट्टी है भारत के अंदर। और ये मिट्टी सबसे अधिक जो मात्रा में पाई जाती है, किस प्रदेश में पाई जाती है, वो प्रदेश है हमारा तमिलनाडु। अगर क्वेश्चन ये आए कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लाल मिट्टी मात्रा में मिलती है एक क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो हमारा आंसर होगा तमिलनाडु। अगर ये आए कि जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक किस प्रदेश में एक क्षेत्रफल की दृष्टि से पाई जाती है, तो हमारा आता है उत्तर प्रदेश, यूपी। तो इस प्रकार देखते हैं दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करते हैं। तो निर्माण देखे जाए तो निर्माण में आर्कियन, जो हमारी ग्रेनाइट चट्टानें, धारवाड़ की ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने से होता है लाल रंग, जो फेरिक ऑक्साइड होता है उसके कारण होता है। लाल रंग की मिट्टी अगर हाइड्रेट फॉर्म में होती है तो वह पीली हो जाती है, क्योंकि जल मिलने के बाद में यह पीली नज़र आती है। और खाद्यान्न फसल बहुत कम मात्रा में होती है, पर इसमें प्रचुर मात्रा में दालें उगाई जाती है। अब हम अपनी अंतिम भारतीय मिट्टी की तरफ चलते हैं। ये मिट्टी है मरुस्थलीय मृदा या मरुस्थलीय मिट्टी। जैसे कि नाम से पता लगता है, जहाँ पर पानी की कमी होती है और बंजर क्षेत्र होता है, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल और भूरा होता है। ये मिट्टी लाल और भूरे रंग की होती है। ये मिट्टी मुख्य रूप से हरियाणा, दक्षिणी पंजाब और राजस्थान का पश्चिम का अरावली का पश्चिमी हिस्सा मोस्टली इसी मिट्टी का, पश्चिम के साथ साथ अरावली का पूर्वी हिस्सा भी अधिक, बहुत सा हिस्सा इस मिट्टी के क्षेत्र में आता है। इसका विस्तार हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के साथ साथ ये कच्छ और गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित सौराष्ट्र तक। दोस्तों, हम देखते हैं हमारी भारतीय मिट्टी पूरी होती है। आशा करते हैं ये टॉपिक भारतीय मिट्टियों का आपको पसंद आएगा, और आशा करते हैं अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है तो आप इस पर कमेंट्स करें, शेयर करें और हमें सुझाव दें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे और इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।